बंगाल में खुद को सेक्युलर कहने और बताने वाली कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ ऐसे मौलाना की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिसकी पहचान विवादित बयान देने वाले के तौर पर रही है और इसी बात पर कांग्रेस में काफी हंगामा मचने लगा। ग्रुप 23 के नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF के साथ गठबंधन करने पर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते हैं। ये फैसला हाईकमान का है। मतलब बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस गठबंधन का ठीकरा सीधे सीधे सोनिया गांधी के सिर फोड़ दिया। गठबंधन के नेताओं ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बड़ी रैली की थी। इस रैली में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए थे। आनंद शर्मा ने कहा, रैली में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की मौजूदगी शर्मनाक है। उन्होंने कहा, पार्टी सांप्रदायिक तत्वों से लड़ने के लिए सिलेक्टिव नहीं हो सकती। धर्म और रंग की परवाह किए बिना इसे अपनी हर बात में शामिल करना चाहिए। कांग्रेस बंगाल में ISF के अलावा लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। ISF को लेफ्ट पार्टियों ने अपनी तरफ से 30 सीटें दी हैं, लेकिन मौलाना को कांग्रेस से भी सीटें चाहिए, जिसका फैसला अभी होना बाकी है। आनंद शर्मा ने इसी बात पर कहा, ISF जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव कराना चाहिए था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। ये पार्टी के अहम फैसले लेती है। आनंद शर्मा वर्किंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा के कांग्रेस के उपनेता हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सोमवार को सीटों पर समझौता हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशियों की लिस्ट 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। अधीर रंजन चौधरी ने बताया, हमने शुरुआत में 130 सीटों की मांग की थी। हम सहयोगी पार्टियों के लिए सीटें रखना चाहते थे। अब हमें उनसे सीटें बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा ऑफर दूसरी पार्टियों के लिए खुला है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट बंगाल की सबसे नई नवेली पार्टी है। इसके मुख्य संरक्षक 34 साल के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं। वे हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये अजमेर शरीफ के बाद देश की दूसरी सबसे पवित्र मजार मानी जाती है। पीरजादा की मुस्लिम वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वह कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी थे, बाद में नाराज होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा उन 23 नेताओं में से हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं। इस ग्रुप ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखकर पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की मांग की थी। लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर लीडर्स हाल में जम्मू में जुटे थे और इस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस कमजोर हो रही है, हम इसे मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा न लेने की बात भी कही। वहीं आनंद शर्मा ने कहा था कि हम पार्टी की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। नई पीढ़ी को पार्टी से कनेक्ट होना चाहिए। हमने कांग्रेस के अच्छे दिन देखे हैं, अब हम अपनी उम्र ढलने के साथ पार्टी को कमजोर होता नहीं देखना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा यानी ग्रुप 23 के नेताओं के साथ अब एक और नया नाम राशिद अल्वी का जुड़ गया है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की तरह ही राशिद अल्वी ने भी पार्टी को नसीहत देते हुए बीजेपी से सीख लेने के लिए कहा। अल्वी ने कहा, बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत करती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी पार्टी से मुकाबले के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी 24 घंटे काम करने की जरूरत है। मतलब साफ है, कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के वर्चस्व की चुनौती देने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की जिस कमजोरी और लस्त पस्त संगठन की बात करना एक तरह से गांधी वाड्रा परिवार की नाकामी पर ही हमला करना है। गुलाम नबी आजाद पीएम मोदी से सबक सीखने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राशिद अल्वी अमित शाह की चर्चा करते हैं और कहते हैं अमित शाह की अपनी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जीत के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। सभी छोटे बड़े चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्वी ने आगे कहा कि वे सभी कोशिश करते हैं, नैतिक अनैतिक कामों में भी शामिल हो जाते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, दिन रात काम करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी, केवल तभी हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अल्वी का बयान ऐसे समय पर आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे 23 नेताओं में शामिल आजाद ने कहा, पीएम बन जाने के बावजूद मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूले और खुद को चाय वाला कहते हैं। आजाद सहित कई कांग्रेस के नेता पार्टी में संगठन, चुनाव और नेतृत्व के मोर्चे पर पार्टी को इन दिनों नसीहत देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUDF, केरल में मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बंगाल में मौलाना अब्बास सिद्दीकी की SFI। इन कट्टरपंथी पार्टियों के साथ कांग्रेस अपना सेक्युलर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि एक हाथ से कट्टरपंथियों के साथ दोस्ती और दूसरे हाथ से सेक्युलर सियासत। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र अब खुलकर सामने आ गया है और ये साबित हो गया कि सत्ता के लिए कांग्रेस को किसी भी बात से परहेज नहीं है। रही बात गांधी के विचारों की, तो वह महज एक मुखौटा भर है जिसकी आड़ में कांग्रेस सत्ता का आखेट करना चाहती है। कांग्रेस अक्सर सिद्धांतों की बात करती है। सांप्रदायिक बीजेपी से लड़ाई के लिए मिलती जुलती विचारधारा वाली सेक्युलर ताकतों के साथ हाथ मिलाने की बातें होती हैं। नेहरू गांधी के आदर्शों का हवाला दिया जाता है, सपनों के भारत को बनाने का वादा होता है। फिर जब चुनाव करीब आते हैं तो यही सिद्धांत किसी कोने में चले जाते हैं। पार्टी कुछ ऐसे दलों से हाथ मिला लेती है जिन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप हैं। नतीजा, पार्टी में एक राय नहीं बन पाती, अंतर विरोध उभर कर आते हैं। कभी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं, कभी आंतरिक बैठकों में गुस्सा फूटता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2011 की जनगणना के हिसाब से असम में 35% आबादी मुस्लिम है। शायद इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने फैसला किया होगा, मगर दोनों दलों में सीट समझौते को लेकर खींचतान जारी है। पार्टी ने वहां लेफ्ट दलों और आंचलिक गढ़ मोर्चे को भी साथ ले लिया। असम कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा कहते हैं कि अजमल की पार्टी कम्युनल नहीं है, उसे अछूत नहीं समझा जाना चाहिए। बोरा का ये तर्क है कि बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन किया था जो भारतीय ध्वज को स्वीकार नहीं करती। बोरा ने कहा, अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो आप कम्युनल नहीं हैं, बीजेपी कम्युनल है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट ने नए नवेले इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया। अब्बास सिद्दीकी पिछले साल से ही राजनीति में शामिल होने की बात जोह रहे थे। शुरुआत में उनकी कोशिश असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने की थी, मगर अब कांग्रेस के साथ हो लिए हैं। अब्बास नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर विरोधी रहे हैं और काफी तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वे 50 करोड़ भारतीयों को वायरस से मरने की दुआ दे रहे थे। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मतलब गलत निकाला गया। वह बंगाल में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने की बात करते हैं। दक्षिण राज्य केरल में कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग साथ साथ हैं। यहाँ कांग्रेस कमजोर होती गई है। अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो शायद UDF सत्ता में नहीं आ पाती। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगे कि उसने मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर कर दिया। निकाय चुनाव में UDF की करारी हार के बाद CM पिनरई विजयन ने यह कहा था कि मुस्लिम लीग ही फ्रंट के फैसले कर रही है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। केरल, बंगाल, असम जैसे राज्यों में कम्युनल बीजेपी से लड़ने के लिए एक धर्म के पक्ष में आवाज उठाने वाले दलों से गठबंधन करना और फिर महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए शिवसेना से हाथ मिला लेना, कांग्रेस के ऐसे कदमों के बाद ही तो उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। शिवसेना की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी रही है और आज भी कई मुद्दों पर कांग्रेस और उसकी राहें अलग हैं। अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है तो देशव्यापी स्तर पर एकरूपता नजर आनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से अलग अलग विचारधारा वाले दलों से हाथ मिला लेना और फिर खुद को सेक्युलर बताते रहना उसके अपने नेताओं को रास नहीं आ रहा। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने हाल ही में कहा, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती, उसे हर तरह से ऐसा करना होगा, धर्म या रंग को देखे बिना। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दो नावों की सवारी करना खतरे से खेलना ही तो है, लेकिन सियासत के सागर में कांग्रेस दो नावों की सवारी करने से पीछे नहीं हटती। कांग्रेस की इसी नीति को लेकर केरल के CM पिनरई विजयन ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवाल उठाए हैं। बंगाल में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने और बीजेपी का सामना करने की बात कर रही हैं। केरल में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता और सूबे के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं। पी विजयन ने पूछा, राहुल गांधी ने ही कहा है कि अगर कहीं भी उनकी पार्टी मामूली बहुमत पाती है तो भी सरकार नहीं चल पाएगी, बीजेपी उसे खरीद लेगी और कांग्रेस बेच देगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनता ये कैसे मान ले कि विजयन ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए वो सिर्फ केरल के लिए है, बंगाल के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों बड़ी दुविधा में है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और एक राज्य में जो उनका सहयोगी दल है, दूसरे राज्य में उसी के खिलाफ ताल ठोकी हुई है। जी हाँ, बात लेफ्ट की हो रही है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गलबहियां कर बीजेपी और TMC को हराने का दम भर रही है, तो केरल में उसी लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की जुगत में लगी है।
ऐसी दुविधा भरी राजनीति के कारण आए दिन ऐसी स्थिति बन जा रही है जो रोज नए सवाल पैदा कर रही है। ताजा मामला केरल के सीएम और लेफ्ट के कद्दावर नेता पी विजयन का है। उन्होंने ट्वीट कर सीधा निशाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा। अब तक जो बंगाल में प्रचार के लिए नहीं गए हैं और अधिक ध्यान केरल पर लगाया हुआ है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता एलडीएफ पर हमला करने को ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन बीजेपी से भिड़ने को तैयार नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि आज की कांग्रेस ही कल की बीजेपी है। राहुल गांधी ने खुद कहा, अगर कहीं भी उनकी पार्टी मामूली बहुमत पाती है तो भी सरकार नहीं चला पाएगी। बीजेपी उसे खरीद लेगी और कांग्रेस बेच देगी। आमतौर पर ट्विटर पर हुए राजनीतिक विरोधियों के ऐसे हमलों का जवाब तुरंत दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे अनदेखा कर दिया। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है, कांग्रेस अपने मतदाता को ये समझाने में कैसे कामयाब होगी कि लेफ्ट उस पर जो हमला कर रही है उसकी सीमा सिर्फ केरल तक ही है और बंगाल के लिए वो सही नहीं है। असल में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के लिए दो कारण जिम्मेदार हैं। पहला, विश्वास का संकट, दूसरा, नेतृत्व का संकट। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व में वैचारिक संकट भी है। केरल और बंगाल इसका सटीक उदाहरण है। यही बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। बीजेपी केरल में प्रचार करती है, लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ने का सिर्फ दिखावा करते हैं और भीतर से एक हैं। इसके सबूत के रूप में उनके पास बंगाल की तस्वीर भी है। जाहिर है, जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा साफ नहीं करेगी और नेतृत्व के बारे में विश्वास पैदा नहीं करेगी, तब तक ऐसी समस्याओं से घिरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले 95 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाकर सियासत कर रहे राकेश टिकैत जैसे नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर बसे गांव के किसानों ने तो टिकैत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आंदोलनजीवियों के खिलाफ बॉर्डर के गांवों में गुस्सा चरम पर है। गांव के किसानों ने टिकैत एंड कंपनी को 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उसका वक्त भी खत्म हो चुका है। 60 गांवों के लोग एक सुर में बोल रहे हैं, हमारा बॉर्डर खाली करो वरना रण भीषण होगा। टिकरी बॉर्डर पर 95 दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर दंगा ब्रिगेड ने अड्डा जमाया हुआ है। अब टिकरी के आसपास बसे करीब 60 गांव के लोगों ने यह ठान लिया है कि इस दंगा ब्रिगेड को हटाना है। इसके लिए पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन गांव वालों ने एक सुर में ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया तो वो खुद लठ लेकर दंगा ब्रिगेड के अड्डे पर पहुंचेंगे और उन्हें वहां से खदेड़ेंगे। दरअसल टिकरी और उसके आसपास के बसे गाँव में हाईवे बंद होने से भारी नुकसान हो रहा है। जो कार, ट्रक और सवारी गाड़ियां हाईवे से होकर गुजरती थी, अब वो गाँव की सड़कों पर दौड़ रही है। इससे गाँव में दिन भर जाम लगा रहता है। गाँव वालों के खेत खलिहान जाने में परेशानी होती है। भारी जाम से जो दूरी 1 घंटे में तय होती थी अब 4 से 5 घंटे में होती है। हादसों का डर बना रहता है। जाम की वजह से कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। आंदोलनकारियों की वजह से प्रदूषण और गंदगी बढ़ने से बीमारियों का डर है। बॉर्डर पर बसे झड़ौदा कला गांव में सबसे ज्यादा गोभी की खेती होती है। दिल्ली में सबसे और अच्छी क्वालिटी की गोभी झड़ौदा कला गांव के किसानों ने ही सप्लाई की है, लेकिन इस बार बॉर्डर बंद होने से हाईवे पर कब्जे की वजह से तमाम किसानों ने गोभी की खड़ी फसल पर मजबूरी में ट्रैक्टर चला दिया। कई किसानों ने औने पौने दाम पर अपनी फसल बेची। गांव वालों का ये कहना है कि गोभी के सीजन में ही केवल गांव वालों को 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जो किसान पशुपालन करते हैं और दूध दिल्ली सप्लाई करते हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जाम में फंसने की वजह से कई बार दूध खराब हो जाता है और कई बार इतना वक्त निकल जाता है कि पशुपालकों को वापस लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक गेहूं के फसल की कटाई होनी है। अगर टिकरी बॉर्डर नहीं खाली किया गया तो कटाई की मशीनें कैसे आएंगी, लेबर कैसे मिलेंगे? ऐसे में गेहूं की फसल भी कैसे अनाज मंडी तक पहुंचेगी? यहाँ के सैकड़ों किसानों का आरोप है कि सियासी पार्टियों से चंदा लेकर राकेश टिकैत अपनी जेब भरने में लगा है, जबकि असली किसान बर्बाद हो रहा है। टिकरी और आसपास के गांव वालों की मांग है कि टिकैत को जेल में डालो। टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर्स लेकर संसद के घेराव के बयान से भी किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि इस बार एक भी ट्रैक्टर गांव से नहीं जाने देंगे। झड़ौदा कला के लोगों ने आंदोलनजीवी गैंग पर बेहद संगीन आरोप लगाए। उनका दावा है कि आंदोलन में शामिल गुंडे शराब के नशे में गांव में घुस आते हैं और बहन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं। लड़कियों ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया। गांव के लोग गुस्से में राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं, क्या राकेश टिकैत उनकी फसल का हर्जाना दिला देंगे? क्या राकेश टिकैत खराब हो चुकी सड़क को बनवा देंगे? इन सवालों के जवाब देने का वक्त टिकैत के पास नहीं, क्योंकि वो सियासी स्यापा करने में बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ की जोरदार एंट्री हुई। मालदा में आयोजित रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए और गौ हत्या से लेकर लव जिहाद तक के मामलों पर टीएमसी सरकार को घेरा। योगी आदित्यनाथ का स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ हुआ।
रैली के दौरान जय श्री राम के नारे बार बार गूंजते रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी देश को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। सत्ता के संरक्षण में अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है। गौवंश की हत्या होती है, राम का नाम नहीं लेने दिया जाता। उन्होंने कहा आज बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देता दिखाई दे रहा है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्त गौ हत्याएं कराई जाती हैं। गौ हत्या की बात योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही नहीं कही। इसके पहले गाय सहित अन्य पशुओं की हत्या को लेकर उनके मांस की बिक्री पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम को मवेशियों की गैर कानूनी तरीके से हत्या और मांस की बिक्री को रोकने के लिए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस थोथाथिल बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय सहित अन्य मवेशियों को अनधिकृत या अनियंत्रित तरीके से काटने और इसके बाद मांस की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करें। इसके लिए खंडपीठ ने उन उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा जिनका जिक्र निगम ने अदालत के समक्ष दायर शपथ पत्र में किया। 6 जनवरी 2021 को अदालत ने इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश निगम के आयुक्त को दिया था। असल में जनहित याचिका में कहा गया था कि बकरीद और अन्य मौकों पर कानूनों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर गाय सहित अन्य मवेशियों को काटा जाता है। हलफनामा दायर करते हुए निगम ने अदालत को विस्तार से बताया कि वह ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई कर रहा है और इस स्थिति से कैसे निपटेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने से भी रोका जाता है। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का हाल सबने देखा है। बंगाल में जो भी रामद्रोही हैं, उनका कोई काम नहीं। CAA के विरोध की आड़ में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने CAA लागू होने के बाद बंगाल में हुई हिंसा को सत्ता प्रायोजित करार दिया। उन्होंने कहा बंगाल की सरकार घुसपैठियों के साथ खड़ी है, उसे राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं। आयुष्मान भारत सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए भी योगी ने ममता सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। आज बंगाल में गरीब और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।